हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जो आज की क्लास है इसमें हम पीईटी पैट 2022 का जो पेपर हुआ था 15/10/2022 को शिफ्ट नंबर सेकंड का पेपर देखेंगे। ठीक है, और ये ऑफिशियल पेपर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पैट का पेपर कराया जाता है। ठीक है, 2022 का है। दिनांक 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है पैट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख रखा है। तो जो छात्र नहीं है वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये पैट के पेपर की क्लास नंबर 2 है। तो जो छात्र चैनल पर नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करता जी क्लास को बेटा। चलिए शुरू करता जी क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हमारा, इसका हमारा पहला क्वेश्चन है पंचतंत्री कथाएं किसने लिखी। ठीक है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है बेटा, विष्णु शर्मा। क्या है, विष्णु शर्मा है। ठीक है, याद रखना। पंचतंत्र की कथाएं जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका। ठीक है, ये जो पंचतंत्र की कथाएं है ये दुनिया में दूसरी ऐसी कथा है, ऐसी किताब है मतलब जिसका सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है। विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, याद रखना। देखो मैंने आपको 2 पेपर कराए हैं, मैं आपको चारों पेपर कराऊंगा जो पिछले साल हुए थे, और उसका जो है कम से कम 30% इन चारों पेपर में से आपको पैट के पेपर में मिलेगा। 100% याद रखना। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आपको जो है डिस्क्राइब करके बताऊँ। ठीक है भाई, तो ओके बेटा, चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना जो पहला उपदेश दिया था, ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो बेटा उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन कई बार हमारा जो है इस पीढ़ी की जो क्लास आती है डेली उसमें आ चुका है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध आपका इम्पोर्टेंट है। देखो महात्मा जो बुद्ध है इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था बेटा, जन्म हुआ था 563 BC में। और इस बात की जानकारी हमें किससे चलती है, चीन के कैंटोन अभिलेख से। किससे, चीन के कैंटोन अभिलेख से। ठीक है, याद रखना। ठीक है भाई, चलो जन्म कहाँ हुआ था इनका, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल की तराई में एक क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, और लुम्बिनी में ही जन्म हुआ था इसका पता हमें अशोक के रुम्मिंदी अभिलेख से चलता है। अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से चलता है, याद रखना। अशोक ने जो है इस लुम्बिनी गांव का 1/8 एक टैक्स होता था जिसका नाम था बलि, उसे माफ़ कर दिया था। ठीक है, तो घर छोड़ने को क्या बोलते थे, घर छोड़ने को बोलते थे महाभिनिष्क्रमण। जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था उसे हम क्या बोलते थे, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखना। पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते थे, मृत्यु को महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, याद रखना। ओके, और बहुत सारे
क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, ये ज़्यादा मोटा लिखा जा रहा भाई। चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या है वो, अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे ज़्यादा दिए थे बेटा श्रावस्ती में, ठीक है। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम कहाँ दिया था, अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। कहाँ पर दिया था, कुशीनगर में, ठीक है, याद रखना। और है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो जिन छात्रों का पैट का पेपर है, तो बेटा आप सभी जो है एक बार बौद्ध धर्म और जैन धर्म, देखो मैं पहले बता रहा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यार क्या लिखा जा रहा, बौद्ध और जैन धर्म, देखो इतनी श्योर हूँ मैं कि इन दो, बौद्ध धर्म जैन धर्म में से 100% क्वेश्चन आपके पैट के पेपर में मिलेगा, ठीक है। चाहे आप देख लेना, या क्लास आपकी आज कौन सी तारीख है, आज तारीख है आपकी 24 अक्टूबर। मैं 24 अक्टूबर को ही आपको श्योरिटी बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में से आपका 100% क्वेश्चन मिलेगा। अगर बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आया तो जैन धर्म नहीं मिलने का, अगर जैन धर्म का पूछ ले तो बौद्ध धर्म नहीं मिलने का, ठीक है, याद रखना। पर फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से 100% क्वेश्चन होगा, अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा, बिल्कुल श्योर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ रहा, ये कितनी बार आ रहा, कम से कम भी ज़्यादा नहीं कहता, 20 बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा, 20 बार, ठीक है, देख लो। तो इसलिए जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, बताइए हरिसेन किसके दरबार में था। तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के दरबार में था, ठीक है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को वीणा वादक भी कहा जाता है, वीणा वादक भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। जो ये हरिसेन था, इसने, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करी थी, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करी थी, याद रखना, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी थी, हरिसेन ने करी थी, याद रखना, ठीक है, ओके। चलिए समुद्रगुप्त का जो संबंध है ये है गुप्त वंश से, किससे है, गुप्त वंश से, जिसकी स्थापना किसने करी थी बेटा, श्रीगुप्त ने, किसने करी थी, श्रीगुप्त ने, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए, औरंगजेब था। तो जजिया को दोबारा किसने लगाया था बेटा, औरंगजेब ने, ठीक है, देखो औरंगजेब ने, ठीक है। तो आपको पता भी है औरंगजेब के क्वेश्चन भी वैसे बहुत सारे आते हैं, है ना। 2021 पैट में क्या पूछ रखा था, औरंगजेब कब मरा था, तो बेटा औरंगजेब आपका जो है 1707 में मर गया था, ठीक है, टुट गया था, ओके। उसके बाद औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, जिंदा पीर, ठीक है। औरंगजेब ने 49 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, याद रखना, ओके। और औरंगजेब ने अपनी वाइफ की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ठीक है, याद रखना। बीबी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में, कहाँ पर है, औरंगाबाद में है बेटा, ठीक है। इस बीबी के मकबरे को जो है दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, याद रखना, ताजमहल कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये औरंगजेब के बारे में था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछ रखा बेटा, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारत में जो है रेलवे की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले रेलवे जो है बेटा 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, बम्बई के थाने, बम्बई से थाने के बीच में चली थी। अभी जो थाने हैं इसका नाम आजकल जो है
इसे आजकल जब महात्मा गांधी टर्मिनल के नाम से जानते हैं, याद रखना, महात्मा गांधी टर्मिनल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महात्मा गांधी टर्मिनल, ठीक है। तो रेलवे जो है किसके शासनकाल में चली थी बेटा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बनता है और क्वेश्चन, जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी जो था, इसका टाइम पीरियड कितना था? 1848 से 1856 था, याद रखना। तो इसने सबसे पहले 1848 में जो है हड़प नीति के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैपेस यानी हड़प नीति, ठीक है, या व्यपगत का सिद्धांत दिया था। तो हड़प नीति के द्वारा इसने सबसे पहले सतारा को मिलाया था अंग्रेजी साम्राज्य में। उसके बाद 1849 में इसने संबलपुर को मिलाया था, संबलपुर को मिलाया था बेटा, ठीक है। और 1849 में इसने पंजाब को मिला दिया था, पंजाब को, ठीक है। उसके बाद 1850 में इसने सिक्किम को जो है भारत के अंग्रेजी राज्य में ला लिया था, ठीक है। और 1854 में इसने जो है 1854 में इसने किसे मिलाया था? झांसी को, झांसी को, ठीक है। और 1856 में इसने किसे मिलाया था बेटा? अवध को, ठीक है। देखो मैंने सारे बता दिया आपको, ठीक है, किसे मिलाया था? अवध को मिलाया था, ठीक है, याद रखना, ओके। तो यहाँ से जब बात अवध की आ गई तो अवध जो है 1801 में सायक संधि, अवध 1801 में जो है सायक संधि स्वीकार करने वाला पहला क्षेत्र था, ठीक है। सायक संधि स्वीकार करने वाला पहला क्षेत्र था। तो सायक संधि की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाह रहा? मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसने अंग्रेजी क्षेत्र में जिस क्षेत्र को मिलाया था सबसे बाद में, ठीक है, वो कौन सा था? अवध था। सबसे पहले किसे मिलाया था? सतारा को। तो 1848 में सतारा को मिलाया था जो कि सबसे पहला क्षेत्र था। उसके बाद 1856 में किसे मिलाया था बेटा? अवध को मिलाया था। लेकिन जो अवध था सायक संधि स्वीकार करने वाला पहला था, ठीक है, 1801 में, ओके। चलिए, और भी तार की शुरुआत करी थी इसने। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित बनते हैं। 1854 में ही जो है वो भी आया था वुड डिस्पैच। क्या आता बेटा? वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। 1856 में जो है विधवा पुनर्गठन अधिनियम भी आया था, याद रखना। 1856 में क्या आया था? विधवा पुनर्गठन अधिनियम भी आया था, विधवा पुनर्गठन अधिनियम भी आया था। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है। अच्छा यहीं पर एक चीज़ और बता दो आपको, जब बात रेलवे की आ रही, जो रेलवे बोर्ड था ना, रेलवे बोर्ड का गठन जो है 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखना, लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। चलो, पांचवा और छठा, ओके। छठा क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, ठीक है। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द 1857 रिवोल्ट, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति का रिजल्ट क्या मिला था? इस क्रांति का रिजल्ट ये मिला था कि एक अधिनियम आया था 1858 का, 1858 का एक अधिनियम आया था बेटा, ठीक है। इस 1858 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शक्तियों को किसे दे दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, यानी ताज को दे दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन यानी ताज को दे दिया गया था। तो 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। किसने? इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, याद रखना, कैनिंग ने, ठीक है, ओके। चलो, तो लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 और 1858 तक क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था। लेकिन
इस 1858 के अधिनियम ने यानी 1 नवंबर 1858 के बाद में ये क्या बन गया था लॉर्ड कैनिंग वायसराय, वायसराय, ठीक है बेटा, याद रखियो। ओके, तो अगर आपसे पूछ ले कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे बेटा, याद रखना। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना, ठीक है। ओके, यहीं पर 1861 में जो है उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, हाई कोर्ट एक्ट आया था, ठीक है, 1861 में। और 1861 में जो है विभागीय पद्धति की शुरुआत की गई थी, पोर्टफोलियो पद्धति, ठीक है, आप याद रखना। ओके, चलो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? देखो मैंने बताया था आपको कि महात्मा गांधी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोबेबली कौन कौन सी है, तो ये आपको पूछ रखा है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ठीक है। यानी जो महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करा था, ये 1930 से बेटा 32 तक चला था, याद रखना। तो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ठीक है। यानी साबरमती एक जगह का नाम है और अहमदाबाद जो साबरमती नदी पर है, याद रखना। तो ये एक स्थान भी है और ये नदी का नाम भी है। तो अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद तो साबरमती नदी पर है, अहमदाबाद, ठीक है। कौन सी नदी पर है बेटा? साबरमती पर, याद रखना। ओके, तो साबरमती जो स्थान है यहाँ से जो है वे कहाँ तक गए थे? दांडी तक गए थे, दांडी, ठीक है। और उनके टोटल फॉलोवर कितने गए थे? साथ में 79 गए थे, ठीक है। तो इन्होंने दांडी नामक गांव में जाकर जो है क्या तोड़ा था? इन्होंने दांडी नामक गांव में जाकर जो है नमक कानून तोड़ा था, याद रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, ठीक है, देखो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह था वो कहाँ चलाया था बेटा? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। कब? 1906 में, ठीक है। और भारत में क्या हुआ था इस समय? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग बन गई थी, ठीक है। उसके बाद भारत में जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, चंपारण बिहार में, ठीक है, याद रखना। 1920 से 22 में महात्मा गांधी ने क्या करा था? असहयोग आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन, ठीक है बेटा। लेकिन चोरी चोरा कांड के कारण 1922 में से ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। 1931 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। किसमें भाग लिया था? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था बेटा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, याद रखना। देखो बेटा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद अंतिम कौन था बंगाल का? केवल बंगाल का अंतिम कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग। तब रेगुलेटिंग एक्ट ने जो है वारेन हेस्टिंग को बंगाल का यानी 1774 के बाद बंगाल का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल, ठीक है। क्या बना दिया था वारेन हेस्टिंग को? गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का, ठीक है, याद रखना। अंतिम कौन था बंगाल का? विलियम बेंटिक, ठीक है, याद रखना, 1833 के अधिनियम के द्वारा। और इस विलियम बेंटिक को ही भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, 1858 के अधिनियम के द्वारा। और अंतिम कौन था? अंतिम था माउंटबेटन, ठीक है। अंतिम कौन था? माउंटबेटन था। जब भारत आज़ाद हुआ तो पहला और अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन था? माउंटबेटन था। जब भारत आज़ाद हुआ पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी था, ठीक है। सारे बता दिया आपको मैंने। ओके, चलो
नेक्स्ट है, एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक करें, बात कोई ना करे, पेपर है आपके सर पे तो बात कोई ना करे प्लीज़, ठीक है, क्योंकि बातें आपके पेपर में नहीं आएगी, सीधा क्वेश्चन जवाब दीजिएगा आप लोग। ओके, सभी छात्रों को नमस्कार, सभी का स्वागत है, ठीक है। आप सभी जो है केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैंने बता दिया आपको, यहीं से ही आपका क्वेश्चन आएंगे और यही टॉपिक आपके आते हैं, रोज़ हमारी स्पीडी क्लास आती है, सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलिए देखो, मैंने आपको बताया था ना कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, याद रखना। तो भारत सरकार अधिनियम मैंने आपको पढ़ा रखा। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जो भारत के वायसराय थे वो था लॉर्ड वेलिंगटन। कौन था? वेलिंगटन, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना भी इसी अधिनियम के द्वारा हुई थी, याद रखना। ओके, एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था? ठीक है, तो आईएनए का गठन किसने किया था बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखना। तो इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। ठीक है, देखो सारे सबके क्वेश्चन नहीं आते घुमा फिरा के। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पर होता है बेटा? कटक में, ठीक है। अब कटक किस नदी पर है? महानदी पर। महानदी पर, महानदी पर कौन सा डैम है बेटा? हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम है जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, ठीक है। उसके बाद 23 जनवरी को हम किस किस रूप में मनाते हैं? 23 जनवरी को, तो आपको याद होगा 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सागर, ठीक है। क्या है बेटा? कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने इसके बारे में पढ़ा था एशिया महाद्वीप में, ठीक है। कहाँ पढ़ा था बेटा? एशिया महाद्वीप में आपने इसके बारे में पढ़ा है। ओके, तो आपने इसके बारे में कहाँ पढ़ा बेटा? एशिया महाद्वीप में पढ़ा है। ये कहाँ पर है? ये साइबेरिया में है। कहाँ पर है? साइबेरिया में है, याद रखना। कैस्पियन सागर हो गया आपका, बेकाल झील होगी, ठीक है। ये सब कैस्पियन, ये साइबेरिया में है। तो साइबेरिया क्या है? साइबेरिया आपका जो है साइबेरिया, साइबेरिया क्या है बताऊँ? तो साइबेरिया जो है रूस का वह क्षेत्र जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, महाद्वीप में पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? साइबेरिया के नाम से जानते हैं, याद रखना। तो साइबेरिया सारा जो है, साइबेरियाई जो सारस है वह भारत में कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान की सांबर झील में। कहाँ पर रहते हैं बेटा? सांबर झील, राजस्थान। और ये भारत में नमक का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत में जो नमक होता है वो सांबर झील में होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद साइबेरिया में 3 नदी बहती है जिसका नाम क्या? लीना, ओबे और येनेसी, ठीक है। लीना, ओबे, येनेसी। ओके, तो ये सब चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी बेटा, इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ओके, चलिए अगला है बेटा क्वेश्चन हमारा, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। अगर सामान्य बारिश हो रही है उसमें अचानक वृद्धि हो जाए और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम प्रस्फोट कहते हैं, फटना कहते हैं, ठीक है। द नॉर्मल
रेनफॉल इंक्रीजिंग सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज इज नोन एज द बर्स्ट। क्या कहते हैं? बर्स्ट। यानी परस्फोट का मतलब होता है फटना। क्या होता है? परफटन होता है, ठीक है, याद रखना। ओके, तो द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल एज द बरस्ट ऑफ द मानसून, ठीक है, इसे मानसून का फटना कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएमटी आपको पता है, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम की बात है, ठीक है। तो जीएमटी का मतलब क्या होता है बेटा? ये आपने पढ़ लिया, जीएमटी ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, कल हमारी क्लास में भी था। तो भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आ गया बेटा, ठीक है, याद रखना। कितना आ गया? 5 घंटे 30 मिनट आ गया, याद रखना। तो ग्रीनविच कहाँ पर है? लंदन में। ग्रीनविच कहाँ पर है? लंदन में है, ये भी आप याद रखना। भारत का मानक समय क्या होता है? भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय वो कितना है बेटा? वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, याद रखना, देशांतर है। ओके, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नीनी नामक गांव से गुजरती है, ठीक है, कहाँ से गुजरती है? नीनी नामक गांव से गुजरती है, ठीक है, याद रखना। ओके, 1 डिग्री देशांतर को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमें कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितना लगता है बेटा? 4 मिनट का, ठीक है। तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है हमें? 15 चौका 60 मिनट, ठीक है। यानी जब आप 1 घंटा कहीं पर यात्रा कर लेते हैं तो ये समझ लो कि आपने 15 डिग्री यानी 15 देशांतर रेखाएं को पार कर लिया। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगे? 4 मिनट लगे, ठीक है। चलिए प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है बेटा? करोड़ करोड़ जन्म दर, करोड़ बर्थ रेट, ठीक है। बाई वट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर 100 पीपल कोल्ड क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन है बेटा आपका। देखो सारे आपके पैट के पेपर मारे, ओरिजिनल पेपर है आपके सामने, ठीक है। कब का है? 15 अक्टूबर 2022, शिफ्ट नंबर 2 है। और आप लोगों ने पेपर कहाँ दिया था? सहारनपुर दिया था, आपको याद भी होगा, ठीक है। चाहे अपना मिला लो उठा के। ओके, तो 15वां है हमारा, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बेटा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो सागौन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश को जो है भारत का दिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दिल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश को जो है सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोया प्रदेश मतलब सोयाबीन का प्रदेश, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। और क्या होता? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन होते हैं भाई, ठीक है, वन होते हैं। ओके, और मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक से कौन निकलता है? नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से कौन निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है बेटा, ठीक है। और इस पर धुआंधार जलप्रपात भी है। क्या है? धुआंधार जलप्रपात भी है मध्य प्रदेश में, भेड़ाघाट में, ठीक है। चलो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है। तो 15 मार्च 1950 को जो है आपका योजना आयोग अस्तित्व में आया था। योजना आयोग अस्तित्व में आया था, योजना आयोग, ठीक है। ये एक थिंक टैंक था जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री हुआ था, ठीक है। और 2015 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग। क्या कर दिया बेटा? नीति आयोग। तो नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है बेटा? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है, याद रखना। ओके, तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक बार सभी छात्र जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है।
जिन जिन बच्चों का पैट का पेपर है आप सभी अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। लाइक नहीं करता आप कोई भी, लाइक कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आए। अब तो हम निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब, ठीक है। मतलब सबसे शुरुआत में जो हरित क्रांति थी उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी बेटा? पंजाब से हुई थी। कब? 1967 में, याद रखना। ओके। भारत में संस्थापक कौन थे? MS स्वामीनाथन, मर गया अभी। MS स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखना। स्वामीनाथन मर गया ये, ठीक है, याद रखना। और दुनिया में कौन था? नॉर्मन ई बोरलोंग, नॉर्मन ई बोरलोंग, बोरलोंग, ठीक है, याद रखना, नॉर्मन ई बोरलोंग। तो नॉर्मन ई बोरलोंग को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बेटा? 1969 में तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें ऑप्शन नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है, याद रखना। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है बेटा? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, याद रखना। PM कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। और पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था, आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपका SBI बैंक है इसका पुराना नाम क्या था? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आप याद रखना। तो इम्पीरियल बैंक जो है 1956 में क्या बना? SBI बना था, याद रखना। 1949 में जो है भाई आपका RBI जो बैंक था इसका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसकी स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी और 1937 में इसने काम करना शुरू करा था, ठीक है, याद रखना। ओके। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बैंकों के बनते हैं, ठीक है। जैसे विदेशों में जो सबसे ज़्यादा शाखाएँ हैं विदेशों में, वो किस बैंक की है बेटा? SBI की है, याद रखना। किसकी है? SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ओके। आपका जो नाबार्ड बैंक है, NABARD, नाबार्ड बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है। चलिए 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद खालिस्तान उद्योग में विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा है वो किसके अंडर होती है? प्रधानमंत्री के, ठीक है, याद रखना। भारत में जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी काम होता है, ठीक है, या परमाणु मंत्रालय जो है आपका वो प्रधानमंत्री के अंडर में होता है हमेशा, शुरुआत से याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 29 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके। तो ये आपके जो है नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण, ठीक है, वो तो 36 से क्या बना भाई, सॉरी। तो अनुच्छेद 29 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अच्छा, तो 42वें संशोधन के माध्यम से कौन सा नया DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? ठीक है, कौन सा जोड़ा गया था बेटा? वो था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल मत है? आर्टिकल 39 क्लोज A, ठीक है, ये जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन जो है सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, ये भी आप याद रखना। किस पर हुआ था? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, याद रखना। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर होता है, याद रखना, ठीक है। तो 42वां संशोधन सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। इसमें पंथ निरपेक्ष अखंडता, ठीक है, और समाजवादी ये शब्द भी जोड़े गए थे। समाजवादी ये शब्द भी जोड़े गए थे, ठीक है। और याद रखना एक संविधान में एक भाग जोड़ा गया था जिसका नाम था 14 के, जो अधिकरण से संबंधित है, ये भी इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य है? ये सभी मौलिक कर्तव्य, ठीक है, उसमें ऑप्शन दे रखे होगा आपके। चलिए अगला है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो
अनुच्छेद 245 के अनुसार जो है संसद भारत के अखिल संपूर्ण भारत के लिए, ऐसा कह सकते हैं हम कि आर्टिकल 245 के अनुसार जो संसद है वो संपूर्ण भारत के लिए जो है कानून बना सकती है। और आर्टिकल 45 क्लोज 2 के द्वारा 245 क्लोज 2 के द्वारा संसद जो कानून बनाएगी वो भारत के प्रत्येक नागरिक पर, जो भारत में रहता है और दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, उसकी संपत्ति कहीं भी हो, सब पे लागू होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल। तो 245 के द्वारा संसद कानून बना सकती है। ठीक है, और 245 क्लोज 1 के द्वारा संसद जो कानून बनाएगी वो संपूर्ण भारत के लिए होगा। 245 क्लोज 2 के द्वारा क्या होगा, तो 245 क्लोज 2 में दिया गया है कि जो संसद कानून बनाएगी वो किसके लिए होगा, वो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए लागू होगा, जो भारत में रहता है उसके लिए भी, जो नहीं रहता उसके लिए भी, जो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है सबके लिए लागू होगा। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलिए। सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य संबंध से। ठीक है, देखो मैंने कितनी बार बताया है आपको ये। ठीक है, तो सरकारीय आयोग इम्पोर्टेंट है, RO UPPCS में क्वेश्चन आता है। तो सरकारीय आयोग जो था इसका संबंध केंद्र और राज्य केंद्र और राज्य से है, आर्टिकल 263। ठीक है, याद रखना आर्टिकल कौन सा है, 263। ठीक है, तो केंद्र और राज्य का संबंध किस में है, आर्टिकल 263 में है, याद रखना। तो इससे संबंधित कौन है, RS सरकारिया है। ये कौन था, ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज था। इसके कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, सब लिखवा रखे मैंने आपको। ठीक है, चलिए। प्रकाश वर्ष खाली स्थान का एक माप है, तो तार की दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष जो है तारों की दूरी का एक माप है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश, ठीक है, याद रखना। चलो, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन खाली स्थान से लेपित किए जाते हैं, टेफलॉन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन खाली स्थान से लेपित किए जाते हैं टेफलॉन से। किससे बेटा, टेफलॉन से। ठीक है, याद रखना, किससे होते हैं, टेफलॉन से होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, यानी इनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है बेटा, डॉल्फिन। ठीक है, तो डॉल्फिन जो है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन हमारा, गंगा डॉल्फिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश का भी राजकीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन है, याद रखना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बात कोई ना करे, केवल और केवल अपने क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है इसी की, और ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, पैट के पेपर की, जो 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की अलग क्लास हमारी आ चुकी है, तो आप उसको भी देख लेना। ओके, तो अगर हम बात करें अपने राष्ट्रीय मतलब जो है जीव जंतु की, ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन हो गया आपकी। उसके बाद पक्षी कौन है हमारा, मोरनी मोर है। ठीक है, पिकॉक। उसके बाद बाघ राष्ट्रीय पशु है। पत्र हमारा श्वेत है, वाइट पेपर, श्वेत पत्र। ठीक है, बरगद है पेड़। जलेबी है, क्या नाम है उसका, जलेबी क्या है, मिष्ठान। फल आपका क्या नाम था उसका, आम। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कढ़ी चावल जो है खादान है, कढ़ी चावल आपका राष्ट्रीय खादान है। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलो। नेक्स्ट, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है बेटा, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। तो जो पौधों का विकास होता है वो किससे प्रभावित होता है, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है, याद रखना। ठीक है, तो क्वालिटी से, क्वांटिटी से और ड्यूरेशन से। ठीक है, ओपलाइट। अब देखो, अब यहाँ पर मैथ शुरू हो गया आपका। ठीक है, देखो आपका ये क्वेश्चन क्या है, भिन्न से संबंधित है, तो आप जो है भिन्न को भी देख लेना, छोटी बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं यूट्यूब से। ठीक है, और पहले वाले सेट में भी भिन्न के क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी थे, उसको भी देख लेना। ये आपका सरलीकरण से आ रहा क्वेश्चन, सरलीकरण से आ रहा भाई। ठीक है, तो थोड़ा सरलीकरण को भी देख लेना। इससे पहले सेट में भी देखो प्रतिशत क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन था,
तो ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। फेल पास पर आधारित है, इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ा रखा है आपको, देख लेना इसको। ये औसत से आधारित है, ठीक है, ये भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये भी आपका जो है घातांक एंड करनी से संबंधित है, किससे है, घातांक और करनी से, ठीक है। बाकी आगे आपकी हिंदी है, हिंदी में क्या पूछ रखा, स्वलप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु प्लस अल्प, क्या है, सु प्लस अल्प होगा स्वलप का। तो स्वलप का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा, सु प्लस अल्प, ठीक है। इति, इति का सही अर्थ भेद क्या है, समाप्ति विघ्न। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है, जो नहीं रखता वो नास्तिक होगा, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है बेटा, आस्तिक, और जो नहीं रखता वो नास्तिक, ठीक है। जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। स्थावर का विलोम क्या है, जंगम, इंपॉर्टेंट है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होता है बेटा, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है। ये एक आपका इंग्लिश पास ही जाता है बेटा, ठीक है। चलो इसको छोड़ दो और देखते हैं हम क्या है। पता नहीं, क्लास बना रहा है, चुप रहा ले। देखो क्वेश्चन नंबर 49, मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया है, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन सा दिन होगा, ठीक है। सप्ताह को कौन सा दिन होगा ये आप याद रखना, ठीक है भाई। तो कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपके ऐसे पूछे जाएंगे। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब आगे आपका चलता है करंट अफेयर। तो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और खालिस्तान के बीच हरी झंडी दी गई, नेपाल के बीच में, ठीक है। तो भारत गौरव पर्यटन जो ट्रेन है या जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच में चली, नेपाल के बीच में चली, याद रखना, ठीक है। चलो और क्या बताओ आपको नेपाल के बारे में, नेपाल एकमात्र हिंदू देश होगा, ठीक है, कभी किसी को गुलाम नहीं हुआ। काली नदी नेपाल और भारत के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। भारत नेपाल भूटान के बीच में मैत्री संधि है, छोड़िए इसको, आगे चलो। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे क्या है, माउंट एवरेस्ट है, पिछले साल ये क्वेश्चन भी आपका रहता है इससे पहले वाले पेपर में। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी, तो नेपाल को दी थी, ठीक है। अगला, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत की, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो वेल्स आपका प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड, ये मिलके क्या बनते हैं आपके, यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है, याद रखना। खालिस्तान कंपनी ने आईएफ इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे, उसका नाम क्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नामक से एक नई योजना शुरू की, हिमाचल प्रदेश। देखो आप लोग करंट अफेयर भी देख लो, 10-12 क्वेश्चन आ रहे करंट अफेयर के, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की, हिमाचल प्रदेश। और अगर आप मेहनत कर लोगे अब करंट अफेयर में तो आपके दिल्ली पुलिस में उसका बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखो। निम्नलिखित को किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की, कर्नाटक ने। अगर कोई काशी यात्रा करेगा तो उसे 5,000 की छूट देगी कर्नाटक सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट अकेडमी के कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया, वाराणसी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ से क्या सांसद है, एमपी है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखना। नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था, 2015 से इसको नीति आयोग कहा जाने लगा। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखना। चलो उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप स्थापित करी, उत्तर प्रदेश सरकार, ओके। उसके बाद है भाई छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म
कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, किस बैंक के द्वारा किया गया बेटा? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इंपॉर्टेंट 5 राज्य। तो ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। बांग्लादेश आपको पता ही है कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की? शेख हसीना। शेख हसीना, हसीना मान जाएगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। ओके। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या? जलोटी। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या? जलोटी है। पोलैंड की राजधानी क्या? वारसा। ठीक है, राजधानी क्या? वारसा। मुद्रा जलोटी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप है। कहाँ पर है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में, याद रखना। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा के सत्र को स्थगित यानी आर्टिकल 85 के द्वारा जो है सत्र को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, मैंने बता रखा है 52 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति होगा। 60 में शपथ का उल्लेख है। 61 के द्वारा महाभियोग लगता है। 72 के द्वारा राष्ट्रपति क्षमतान की शक्ति। 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। 143 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। ठीक है, और 352 के द्वारा राष्ट्रपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तापातकाल। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। ओके, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी याद में? महात्मा गांधी की याद में। ठीक है, चलिए। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर है? कोच्चि, केरल में। तो वास्को डी गामा कहाँ आया था? वास्को डी गामा जो भारत आया था। ठीक है, ये जो वास्को डी गामा है ये भारत आया था कब? 1400 के लिख रहा मैं। देखो, वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। ठीक है, याद रखना। और इसने भारत की खोज जो है अब्दुल मजीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसकी सहायता से करी थी, याद रखना। फिर ये कालीगढ़ पहुंचा था, केरल के कालीगढ़ पे पहुंचा था। और यहाँ का एक राजा था जमोरिन, क्या नाम था उसका? जमोरिन। इसने इसका स्वागत करा था। तो वास्को डी गामा जो है भारत कितने बार? 3 बार आया, याद रखना। ठीक है, ओके। यूएसए खोज किसने करी थी? यूएसए की क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब? 1492 में। 1492 में वो यूएसए पहुंच गया था। तो अमेरिगो वेस पुष्पी जो था, इसके नाम पे उसका नाम अमेरिका रखा गया और उसे नई दुनिया कहा। क्या कहा उसे? नई दुनिया का। नई दुनिया क्या कहा बेटा? उसे नई दुनिया। ठीक है, याद रखना। चलो। 67 खालिस्तान उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है बेटा, कथक। इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक और नौटंकी, याद रखियो। ठीक है, कथक है और नौटंकी है। ठीक है, चलिए। तो यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा बेटा? कथक है। ठीक है, याद रखना। अगला है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको जो है टिक लगवा रखे स्टैटिक जीएस में। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, याद रखना। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की। इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति थे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है ये सभी। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा किसके कारण होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये सारे ग्रीन हाउस गैस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है, तो आप थोड़ा सा याद रखना इसको। ठीक है, अब बेटा इसके बारे में अनुच्छेद रखा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आप देख लीजिए एक बार कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, ओरिजिनल पेपर है और आप बात ना करें। ठीक है, 2 अनुच्छेद हो गए हिंदी वाले, 1 अंग्रेजी का हो गया। ठीक है,
थोड़ा जो है, अब आप लोग जो है देखो ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। पैट के लिए ऐसे क्वेश्चन को देखिए, पाई चार्ट हो गया, ये ग्राफ है टेबल और फॉर्म वाले, इनको देखना जरूर, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आपका ये पूरा पेपर मैंने करवा दिया, ठीक है। तो आप सभी छात्र जो है इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखें, पूरा पेपर आप अपने दिमाग में सेट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपके पेपर में, इसको ऐसे मत देखना कि पुराना पेपर नहीं आने का, ठीक है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताया एडिशनल फैक्ट के साथ में 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। अच्छी तरीके से देखो, अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है जीएस पे फोकस करो और करंट अफेयर पर ज़्यादातर, और यूट्यूब से आप क्या देखें, केवल और केवल आपको देखना है पाई चार्ट, ठीक है, टेबलर फॉर्म, ठीक है ना, जो आपके ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है इनको देखना। 3-4 दिन आपके पेपर के बीच में रह रहे बेटा, 3-4 दिन की मेहनत है, इनको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएस के कितने क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, बहुत क्वेश्चन है आपके, यानी वही है 2500 क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर प्लस जीएस के, आधे मर्डरी, ठीक है ना। हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा फोकस कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए इस क्लास को। और देखो, ये पैट 2022 का पेपर है, उत्तर कुंजी सही था, ठीक है। 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमारा अपलोडेड है, जो छात्र नहीं है वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, जिसमें हम 16 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट नंबर 1 का पेपर देखेंगे, ठीक है, कल। ओके, तो आप डेली क्लास देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ओके, आप सभी अच्छे से रिवीजन करें इसका, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मतलब जो है इस पेपर के लिहाज से जो है आप अपनी तैयारी को करें, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।